हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया? चलो बहुत बढ़िया। वर्क एनर्जी पावर की हमारी सीरीज़ चल रही है और उस सीरीज़ के अंदर एक सब सीरीज़ चल रही है कोलिजन की। कोलिजन के बारे में आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता चुका हूं बच्चों कि इलास्टिक कोलिजन क्या होती है और उसमें वेलोसिटीज़ कैसे निकालते हैं हम लोग दो बॉडीज़ की आफ्टर द कोलिजन, और इन इलास्टिक कोलिजन क्या होती है। ये सारी बातें वन डायमेंशनल के लिए हुई हैं। अभी बच्चों टू डायमेंशनल कोलिजन बाकी है, लेकिन टू डायमेंशनल कोलिजन पे जाने से पहले हम थोड़ा सा और अच्छे से डिस्कस करना चाहते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस को किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की ऑलरेडी मैं आपको इंट्रोडक्शन दे चुका हूं। देखो, पहला और दूसरा पार्ट जो है कोलिजन का, वन डायमेंशनल कोलिजन, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक। पहले पार्ट में इलास्टिक कोलिजन बताई है, दूसरे पार्ट में इन इलास्टिक कोलिजन बताई है। वो दोनों पार्ट्स देखने के बाद ही आप इसको देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा लेक्चर। अदरवाइज आप पहले इसको यहीं पर रोकिए, वो दोनों लेक्चर्स देखिए, फिर इस लेक्चर को देखना, अगर आप बहुत अच्छे से इस टॉपिक को ग्रैस्प करना चाहते हो तो। ठीक है, तो बच्चों उसमें हमने कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात की थी। इसी के बारे में आज हमने डिटेल में चर्चा करनी है और इस पे बेस्ड कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करने हैं। और फिर हमने ये देखना है कि दो बॉडीज की मतलब वेलोसिटीज कैसे निकालें आफ्टर कोलिजन, चाहे वो इन इलास्टिक कोलिजन हो, इलास्टिक कोलिजन हो, चाहे कोई सी भी कोलिजन हो, है ना। हमने पीछे वाले लेक्चर्स में वेलोसिटीज किसकी निकाली, एक में परफेक्टली इलास्टिक की, एक में परफेक्टली इन इलास्टिक की। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन समझने के बाद आज के लेक्चर में हम ये समझेंगे कि अगर किसी भी तरह की कोलिजन हो, यानी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कुछ भी हो, तो फिर हम वेलोसिटीज कैसे निकाल सकते हैं दोनों बॉडीज की, और उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले। हो गया? चल, सो बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या था बच्चों, याद करो। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, है ना, ये था। ठीक, अब इसी पे थोड़ी सी हम डिटेल में चर्चा करें। सेपरेशन मतलब कि जब कोलिजन हो चुकी है, सेपरेट कब होंगी बॉडीज, कोलिजन के बाद। कोलिजन से पहले ही सेपरेट हो रही होती तो कोलिजन कैसे होती, है ना। और अप्रोच कब करेंगी, कोलिजन से पहले। कोलिजन के बाद तो अप्रोच नहीं कर सकती, क्योंकि कोलिजन के बाद अप्रोच करेंगी यानी अभी तो कोलिजन होना है। सो दिस इज द सिचुएशन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन मतलब कोलिजन के बाद वाली, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यानी कि कोलिजन से पहले वाली। समझ में आई बात आपको? इसके बारे में ऑलरेडी बात हो गई थी। अच्छा चलो, अगर हम दो तीन केसेस ले लेते हैं, जैसे केसेस क्वेश्चंस में होने वाले हैं, कोलिजन के क्वेश्चंस में या कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के क्वेश्चंस में होने वाले हैं, वैसे दो तीन केसेस हम लोग ले लेते हैं। पहला केस ये है कि मान लो ये बॉडी u1 वेलोसिटी से इस बॉडी की तरफ आ रही है, ये खुद आगे जा रही है u2 वेलोसिटी से, और कोलिजन अभी होना है। कोलिजन अगर अभी होना है तो ऑब्वियसली u1 बड़ा होगा। अभी 1D की बात हो रही है बच्चों, टू डायमेंशनल कोलिजन में भी ये सब कुछ पढ़ाऊंगा, लेकिन आगे आने वाले लेक्चर्स में। अभी हम लोग बात कर रहे हैं वन डायमेंशनल कोलिजन की। वन डायमेंशनल कोलिजन अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई और ये सारी बातें समझ में आ गई जो मैं बता रहा हूं, तो टू डायमेंशनल कोलिजन तो आप यूं कर लो, क्योंकि टू डायमेंशनल मोशन इज स्पेशल केस ऑफ टू वन डायमेंशनल मोशंस, है ना, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू वन डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन के ऊपर ऑलरेडी काफी चीजें आपको बता रखी हैं कि उसको कैसे हम दो 1D मोशंस में स्प्लिट करके करते हैं। कोलिजन में भी हम लोग यही करने वाले, तो बस वहां पे एक स्प्लिटिंग का काम होता है। तो अगर आपको वन डायमेंशनल मोशन आता होगा अच्छे से, तो टू डायमेंशनल में तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। सो ये बॉडीज जा रही हैं दोनों एक ही लाइन में, हेड ऑन, सेम स्ट्रेट लाइन में। ये अपनी ये वाली लाइन नहीं छोड़ेंगी, ना कोलिजन से पहले ना कोलिजन के बाद। तो ऑब्वियसली यहां पर क्या ज्यादा है, u1 इज ग्रेटर देन u2। क्या बड़ा है, u1 बड़ा है, बिकॉज अगर u1 बड़ा ना होता तो ये कभी टकराती ना, है ना। ये इसको हिट करेगी, ये हिट करेगी, अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर करेगी, ये और आगे चली जाएगी। आप बोलो कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये इसको हिट करेगी तो ये और आगे चली जाएगी? अच्छा ओके, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की बात हो रही है बच्चों। सेपरेशन तभी पॉसिबल है, हम ये मान रहे हैं अभी इस तरह की कोलिजन में कि कोलिजन के बाद बॉडी सेपरेट हो रही हैं।
अगर सेपरेट नहीं होती हैं तो वो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होती है, जो लास्ट लेक्चर में बताया था। बट हम लोग तो मान रहे हैं अभी कि मान लो बॉडी सेपरेट हो रही है कोलिजन के बाद, तो सेपरेशन तो तभी पॉसिबल है ना, ये तो इसके आगे है, सेपरेशन तो तभी पॉसिबल है जब इसकी स्पीड इससे ज्यादा हो जाएगी। अगर इसकी स्पीड इससे ज्यादा है तो ये इसके थ्रू इसको फाड़ के ऐसे आगे थोड़ी ना निकल रही है, ऐसा हम लोग नहीं मान रहे हैं। रिजिड बॉडीज हैं, समझ में आई बात? ओके, तो ये इसको हिट करेगी और हिट करके ये अपनी बॉडी, ये वाली बॉडी अपनी वेलोसिटी तेज कर लेगी और ज्यादा कर लेगी, ये पीछे छूट जाएगी और आगे भाग जाएगी। ठीक, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो बच्चों। इस तरह के क्वेश्चंस पे मैं अभी आऊंगा, लेकिन अब बात चली है तो बता ही देते हैं। मान लो ये एक बॉडी जा रही है, ये आगे वाली बॉडी हम लोग ले लेते हैं u2 वेलोसिटी से, है ना, और ये पीछे इसके बॉडी जा रही है u1 वेलोसिटी से, और यहां पर एक लगा हुआ है स्प्रिंग। u1 ज्यादा है, जैसे कि यहां पे आपको बताया u1 इज ग्रेटर देन u2। अच्छा, अब होगा क्या, आगे बढ़ते 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 ये क्या करेगी, ये इस स्प्रिंग को धक्का मारेगी और ये स्प्रिंग कंप्रेस होना शुरू होगा, है ना। ये स्प्रिंग कंप्रेस होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। अब स्प्रिंग की क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसको x कंप्रेस करो तो वो बाहर की तरफ kx फोर्स लगाता है, तो वो खुलना चाहता है ना। तो अभी तो क्या है, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो शुरू में यह सिचुएशन रहेगी कि ये इसको दबाती जाएगी, दबाती जाएगी, दबाती जाएगी, स्प्रिंग को दबाती जाएगी, दबाती जाएगी, और जब तक u1 ज्यादा है u2 से, जब तक u1 ज्यादा है u2 से, तब तक ये इसको दबाती जाएगी। u1 कम हो रहा है, विद टाइम u1 कम क्यों हो रहा है? विद टाइम u1 इसलिए कम हो रहा है क्योंकि जब ये स्प्रिंग को दबाएगा तो स्प्रिंग इस पे वापस kx फोर्स लगाएगा, यानी कि इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। और डेप्थ में ले चलते हैं जरा। जैसे ये स्प्रिंग थोड़ा दब गया, है ना, तो स्प्रिंग जब दब रहा है तो दोनों तरफ से खुलना चाहता है, तो ये इस तरफ kx फोर्स लगाएगा और इस तरफ भी लगाएगा। अगर ये x कंप्रेस हुआ है तो उस तरफ kx फोर्स लगाएगा, इस तरफ भी kx फोर्स लगाएगा। ये kx फोर्स जो है इस बॉडी की तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, लेकिन इस बॉडी की वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि विद टाइम ये फास्ट होती जाएगी और ये स्लो होती जाएगी, है ना। पहले तो इसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा थी, लेकिन विद टाइम ये स्लो होती जा रही है, वो फास्ट होती जा रही है। तो एक टाइम तो आएगा जब दोनों की वेलोसिटीज क्या होंगी, बराबर हो जाएंगी, और ये वो टाइम होगा जब स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस हो चुका होगा, जब वो और ज्यादा कंप्रेस नहीं होगा। ऑब्वियसली अगर और ज्यादा कंप्रेस होना होता तो मतलब ये अभी भी इस तरफ जा रहा है, मतलब अभी भी इसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा है। नहीं, जब ये मैक्सिमम कंप्रेस हो गया उसके बाद ये खुलना शुरू होगा। उस केस में कांटेक्ट, उस केस में क्या होगा कि जब x जो है वो x मैक्स है, ये ठीक वो टाइम है जब u1 और u2 क्या हो गई, बराबर। u तो हमने शुरू वाली ली थी, मान लो इस टाइम पे v1 डैश है वेलोसिटी और v2 डैश है। जब ये मैक्सिमम कंप्रेस हो गया है तो इन दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखो इसकी लगातार कम हो रही है, इसकी लगातार बढ़ रही है, लेकिन इस पूरी सिचुएशन के दौरान ये स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है। कंप्रेस होते 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इन दोनों की वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, है ना। कंप्रेशन के लिए जरूरी है ना कि ये अगर 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 ये स्प्रिंग वॉल पे लगा होता तो इधर से बॉडी तभी तो कंप्रेस कर पाती है उसको, है ना। लेकिन ये स्प्रिंग जब वॉल पे लगा है तो ये आके इसको कंप्रेस करती है, क्योंकि वॉल की वेलोसिटी है 0, इसकी कुछ वेलोसिटी है, उस वजह से ये इसको कंप्रेस करती है, अपनी काइनेटिक एनर्जी इसको देती है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ये बॉडी भी जा रही है, तो कंप्रेशन तभी तक पॉसिबल है जब पीछे वाले की स्पीड इससे ज्यादा हो, क्योंकि तभी तो वो और पास आने की कोशिश करेगी, और पास आने की कोशिश में स्प्रिंग दबेगा। लेकिन जब दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाएगी तो ये स्प्रिंग क्यों दबेगा? दोनों की वेलोसिटी बराबर होने का क्या मतलब है, ऐसे बराबर बराबर आगे जाएंगे, तो स्प्रिंग को दबने के लिए तो जरूरी है ना कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो। लेकिन इनके बीच का डिस्टेंस कम तो नहीं होगा अगर इन दोनों की वेलोसिटी बराबर हो चुकी है, यानी कि ये स्प्रिंग तभी तक कंप्रेस होगा जब तक दोनों की वेलोसिटी क्या हो गई है, बराबर हो गई है। अब लेकिन अभी स्प्रिंग पूरी तरह तो नहीं खुला है, ये अभी भी क्या है, इस पे kx फोर्स लगा रहा है मैक्सिमम कंप्रेशन के बाद भी, और इस पे kx। अब उल्टा हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी कम होते होते और इसकी बढ़ते बढ़ते दोनों की बराबर हुई, लेकिन अभी इसकी और बढ़ रही है और इसकी कम हो रही है, तो और कम होते 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 जब कांटेक्ट छूटेगा,
जब ये पूरी तरह खुलेगा तो कांटेक्ट छूट जाएगा, और जब ये पूरी तरह स्प्रिंग खुलेगा तो ये इन पे फोर्सेस लगाना बंद कर देगा। उस टाइम पे मान लो ये v2 वेलोसिटी एक्वायर कर चुकी है बॉडी और ये v1 वेलोसिटी एक्वायर कर चुकी है, अब ये पीछे छूट गई, तो अब v2 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये इनकी वेलोसिटी अप्रोच की थी, ये इन दोनों की वेलोसिटीज हैं सेपरेशन की। अब v2 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, अब ये हमेशा के लिए आगे भागता रहेगा। समझ में आई बात? ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन अब आप बोलोगे कि यहां पे तो कोई स्प्रिंग नहीं है, तो ये स्प्रिंग सिर्फ एक तरीका है आपको समझाने का। ये बॉडीज क्या हैं, देखो हमने नाम क्या दिया, इलास्टिक कोलिजन। दूसरी वाली को क्या दिया, इन इलास्टिक कोलिजन। जनरल मीनिंग क्या होता है इलास्टिक होने का या इलास्टिसिटी का, कि दब के वापस शेप में आ जाना। आप बोलते हो ना ज्यादा इलास्टिक है, इलास्टिक मतलब जो खिंच जा रहा है और छोड़ने पे वापस आ जा रहा है। तो इलास्टिक कोलिजन का मतलब ऐसी बॉडीज के बीच में कोलिजन जो कोलिजन के टाइम पे तो दब जाएं लेकिन फिर पूरी खुल भी जाएं। आपको बताया मैंने इलास्टिक कोलिजन के इस बारे में, इलास्टिक कोलिजन में इस बारे में, ठीक है। जो बॉडीज कोलिजन के बाद अपनी शेप कंप्लीटली रीगेन कर लेती हैं तो उसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन, क्योंकि वो इलास्टिक बॉडीज होती हैं, है ना। और जो बॉडीज अपनी शेप बिल्कुल भी रीगेन नहीं कर पाती कोलिजन के बाद, उन बॉडीज की कोलिजन को बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, क्योंकि वो बॉडीज इनइलास्टिक होती हैं, है ना। दबने के बाद उनमें प्रॉपर्टी नहीं होती शेप को रीगेन करने की, दबने के बाद शेप को रीगेन करने की प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो जिसमें 100% इलास्टिसिटी है ऐसी बॉडीज की कोलिजन है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, और जिनमें 0% इलास्टिसिटी है पूरी तरह से उन बॉडीज को हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक बॉडीज, कंप्लीटली प्लास्टिक बॉडीज हैं। उनकी उनमें जो कोलिजन है वो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो अभी हम लोग मान रहे हैं कि इलास्टिक कोलिजन है। ई की वैल्यू क्या होती है, याद करो, उस लेक्चर में बताया था, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए 1, परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए 0, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कि E1 और 0 के बीच में तो कुछ इलास्टिसिटी है बॉडीज में, है ना। उस इलास्टिसिटी को हम लोग शो कर रहे हैं एक स्प्रिंग दिखा के। अब एक्चुअल में क्या होता है, इनमें स्प्रिंग तो कोई लगा नहीं हुआ, लेकिन जब ये इसको हिट करती है तो ये दोनों इसी तरीके से दबती हैं। दोनों बॉडीज आपस में ही दब जाती हैं ऐसे। ड्यूरिंग कोलिजन कुछ सीन ऐसे है, और दबती मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाती है बॉडीज की ही, और फिर ये खुलती हैं तो ये आगे भाग जाती है, पीछे आ जाती है। इस चीज को आप समझ सकते हो ऐसे कि अगर आप मान लो कि आगे वाली बॉडी में एक स्प्रिंग लगाओ पीछे की तरफ, आगे वाली बॉडी में पीछे की तरफ, ठीक है। समझ में आई बात आपको? ओके। इसमें हम लोग और भी काम करने वाले हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को हम आगे देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में, लेकिन अभी ये सिर्फ समझाने के लिए था। वापस हम लोग आ जाएं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पे। अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, अच्छा पहला केस हो गया, पहला सीन हो गया ये आफ्टर कोलिजन, दिस इज बिफोर कोलिजन, है ना, बिफोर कोलिजन। एंड नाउ क्या सीन हो गया आफ्टर कोलिजन? आफ्टर कोलिजन ये क्या है, u1 ग्रेटर देन u2। आफ्टर कोलिजन v2 से ये आगे भाग रही है और ये v1 से पीछे छूट गई, तो ये है v2 ग्रेटर देन v1, है ना। आफ्टर कोलिजन कोई कंफ्यूजन तो नहीं, बिल्कुल क्लियर आफ्टर कोलिजन। तो बच्चों E होगा क्या, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है। क्या उसका क्या मतलब है, मतलब उसे कैसे निकालना है, सेपरेशन का सीन है ये, आफ्टर कोलिजन वाला जो है वो सेपरेशन है। अच्छा, सेपरेट कौन होना चाह रही है, सेपरेट कौन सी बॉडी होना चाह रही है, सेपरेट होना चाह रही है ये वाली बॉडी। ये तो अभी भी इसकी तरफ भाग रही है, ये कह रही ना 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 ना, ये आगे आगे भाग रही है, पीछे पीछे भाग रही है, आगे आगे भाग रही है, वो आगे आगे भाग रही है, उसके पीछे पीछे भागते हो ना, वैसे ही कुछ हो रहा है। तो ये आगे आगे भाग रही है, ये पीछे पीछे भाग रहा है, मेल बॉडी है ये, चलो छोड़ो, ये बॉल है, ये भी बॉल है, ठीक है। ये आगे भाग रही है, लेकिन ये तो कोलिजन करना चाहती है, सेपरेट कौन सी होना चाहती है, ये सेपरेट होना चाहती है। समझ में आई बात, ये सेपरेट होना चाहती है, इसकी वजह से सेपरेशन हो रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में जिसकी वजह से सेपरेशन हो रहा है वो माइनस जो उसको अप्रोच कर रही है वो आपने लिखना है। आप सोचो ये रेस्ट पे होती, ये यहीं रुकी हुई होती, तो फिर सिर्फ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन किसको लेते, इसको लेते। तो ये तो बेचारी सेपरेट होना चाह रही है, लेकिन ये फिर भी पास आ रही है, तो हम बोलते हैं इतने से तो ये सेपरेट होना चाह रहा है, लेकिन इतना कम भी करते जाओ, क्योंकि ये गड़बड़ कर रही है, ये पास आ रही है, उसे सेपरेट होना। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच,
अप्रोच कौन करना चाह रही थी? अप्रोच तो ये करना चाह रही थी, ये तो भाग रही थी, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है u1, लेकिन ये दूर भाग रही थी, इसको हटाओ बीच में से। समझ में आई बात? सो दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये आपको बता दिया है फॉर्मूला उस केस में व्हेन द टू बॉडीज आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। ठीक, ऐसा भी आपको केस मिल सकता है व्हेन द बॉडीज आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हों, केस नंबर 2 ले लो इसको, केस 2 है ना, केस 2, दिस इज केस 1। दिस इज केस 1। समझ में आई बात आपको? ओके, केस 1। केस 2, bodies are moving in same direction, opposite direction. These bodies are moving in same direction. बात पहले मैं उल्टा बोल गया क्या? चलो अब देख लो, शायद, पता नहीं। These bodies are moving in same direction, तो ये कंसेप्ट आपको बता दिया कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का। नाउ लेट्स टेक द केस व्हेन द बॉडीज आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। मान लो ये इसकी तरफ आ रही है u1 वेलोसिटी से और ये इसकी तरफ आ रही है u2 वेलोसिटी से। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या लेनी है बच्चों? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये दोनों ही अप्रोच में मदद कर रही हैं। अगर मैं बोलूं वेलोसिटी ऑफ, ये इसकी तरफ आ रही है तो ये भी इसकी तरफ आ रही है, तो u1 माइनस क्यों? वो दूर थोड़ी भाग रही है, वो भी अप्रोच में मदद कर रही है, तो u1 प्लस u2। ठीक है, ये कोलिजन से पहले का सीन है ना। कोलिजन के बाद का सीन क्या होगा? कोलिजन के बाद का सीन है कि ये टकरा के इधर वापस भाग गई और ये टकरा के इधर वापस भाग गई। नाउ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये तो दूर दूर जा रही हैं और दोनों एक दूसरे की मदद कर रही हैं दूर दूर जाने में, तो आप लिख सकते हो v1 प्लस v2। दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रही हैं, ये भी दूर भाग रही है, वो भी दूर भाग रही है, मदद हो रही है, v1 प्लस v2। ठीक है, साइन लगाने की इसमें जरूरत नहीं है कि इधर वाला नेगेटिव उधर वाला पॉजिटिव, इस तरीके से, बिकॉज हम सिर्फ ये दिखाना चाह रहे हैं बच्चों, कोई यहां पर वेक्टर्स का रिजल्टेंट नहीं निकाला जा रहा है, हम सिर्फ ये दिखाना चाह रहे हैं कि अप्रोच करने का रेट क्या है और सेपरेट होने का रेट क्या है। इस केस में अगर आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लिखना हो तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आप करो। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v1 प्लस v2, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u1 प्लस u2। दिस इज योर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। समझ गए बात? ये 3 केसेस हमको क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। चलिए क्वेश्चंस करें। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, सिंपल सा एक क्वेश्चन उठाते हैं। मान लो ये क्या है? ये है ग्राउंड, ठीक, ग्राउंड, और इस ग्राउंड पे एक बॉडी फॉल करी मान लो u वेलोसिटी से। ठीक, चलो उसकी तो वेलोसिटी बढ़ेगी। पहले और सिंपल केस कराता हूं मैं, उसके बाद मैं इस पे आऊंगा। और सिंपल केस, मान लो ये है दीवार, ठीक है, दीवार, इस दीवार पे एक बॉडी ने u वेलोसिटी से ऐसे हिट किया, और मान लो वो ऐसे रिबाउंड कर गई। फिलहाल ग्रेविटी आप नेग्लेक्ट कर दो, वैसे तो क्या होगा, ऐसे हिट करके ऐसे भी गिर सकती है ना, वैसे केसेस भी हम लोग लेंगे, लेकिन अभी इसको आप इग्नोर करो। मान लो u वेलोसिटी से एक बॉडी इस दीवार की तरफ आ रही है, तो बताओ कितनी वेलोसिटी से पलटेगी अगर दीवार और इसके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है? e। वॉल है ये, वॉल मैं इसलिए जानबूझ के बार बार बोल रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए ये एक ऐसी चीज है जो क्या है, रेस्ट पर है। तो ई बताओ। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हमें नहीं पता वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगी, लेकिन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो भी होगी v मान लो होगी तो बॉल की, क्योंकि वॉल तो रेस्ट पे है ना, तो v माइनस 0 करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि सेपरेशन सिर्फ v होगा, और डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अप्रोच किसकी हो रही है? बॉल की हो रही है, माइनस 0। वॉल का तो कोई रोल ही नहीं है, वॉल ना उसके पास आ रही है ना उससे दूर जा रही। समझ में आई बात आपको? तो v इक्वल टू ई इंटू यू, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, शॉर्ट में हम लोग लगाएंगे जब भी एक बॉल, 1D की बात हो रही है, 1D की बात हो रही, 2D की भी करेंगे, जब भी एक बॉल एक स्टेशनरी प्लेटफॉर्म से, वॉल से, दीवार से, वॉल और दीवार एक ही होता है, जमीन से टकराए, तो उसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन। अच्छा, एक ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, दीज आर द वेलोसिटीज, ये और ये, जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन।
है ना। जैसे मैं अगर यहां से कोई चीज फेंकता हूं तो मैंने कौन सी वेलोसिटी लेनी है, कोलिजन से पहले वाली वो वेलोसिटी लेनी है जस्ट जब ये ग्राउंड को हिट करने लगेगी बॉल, और ग्राउंड को हिट करके जस्ट जब ये ऊपर छूटेगी तो ये वाली वेलोसिटी है v। These are velocities just before collision and just after collision। अगर कोई चलती हुई बॉडी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को, स्टेशनरी प्लेटफॉर्म को, स्टेशनरी वॉल को, स्टेशनरी लकड़ी के फट्टे को हिट करती है तो उसकी वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन इज e टाइम्स द वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलिजन। वेलोसिटी जस्ट आफ्टर द कोलिजन इज e टाइम्स इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर द कोलिजन। समझ में आई बात आपको? अच्छा, इसको मैंने बोला था वर्टिकल में ले लेंगे, एक बारी वर्टिकल का क्वेश्चन करें जरा। तो देखो, मान लेते हैं ये ग्राउंड है, ठीक है, और इस ग्राउंड पे मान लो एक बॉडी फॉल करती है फ्रॉम अ हाइट h, ठीक, कितनी हाइट से फॉल करती है, h हाइट से, तो ऑब्वियसली मतलब उसको छोड़ा है हमने, है ना, शुरू में, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0, ठीक। अच्छा, अब देखो जब वो बॉडी इसको हिट करेगी ग्राउंड को, मान लो उसने v वेलोसिटी से हिट किया इस ग्राउंड को, तो बताओ उसकी वेलोसिटी क्या होगी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, v स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 2gh। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप में से कईयों को याद होगा कि अगर एक बॉडी h हाइट से फेंकी जाती है तो वो ग्राउंड को कितनी वेलोसिटी से हिट करेगी, √2gh से। क्लियर? देखो यहां पे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब 2-4 बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हम लोग डिराइव कर रहे हैं, उनके बेसिस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, आगे हम भी 2-4 क्वेश्चंस उनके बेसिस पे करने वाले हैं, तो जरा आप सुनते जाओ। यहां तक क्लियर है आपको? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल धीरे धीरे आपको मैं ले जाऊंगा। अच्छा, जब इसने ग्राउंड को हिट किया, अब ये बाउंस बैक करेगी, तो अभी आपको बताया कि अगर स्टेशनरी प्लेटफॉर्म को बॉडी हिट करके बाउंस बैक करे तो उसकी वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन इज e टाइम्स द वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलिजन होती है। तो इसमें कितनी वेलोसिटी से इसने इसको हिट किया ग्राउंड को, √2gh। अच्छा, तो ये बाउंस बैक कितनी वेलोसिटी से करेगी, मान लो v1 से, ठीक है, वो क्या होगी, e टाइम्स √2gh। क्लियर? ओके, इतनी वेलोसिटी से इसने बाउंस बैक करा तो ये कितनी हाइट तक ऊपर जाएगी। एक तो छोटा सा सवाल यही बना लेते हैं कि अगर एक बॉडी h हाइट से हमने रिलीज करी है, h हाइट से हमने उसको छोड़ा है और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है मान लो e, तो बताओ वो बॉडी कितनी हाइट तक वापस जाएगी। कितनी हाइट तक वापस जाएगी बताओ। ये इससे टकराने के बाद ऊपर गई इतनी वेलोसिटी से। अब मान लो आप जैसे आप बॉल को रिलीज करते हो तो सारी बॉल्स तो ऐसी नहीं होती कि जहां से आपने रिलीज किया बाउंस करके वहीं तक वापस आएगी, एक भी नहीं होती रियलिटी में अगर मैं बात करूं। लेकिन कभी कभी आपको लग सकता है, क्योंकि अगर आपकी ये जो बॉल है परफेक्टली इलास्टिक है तो जब आप इसको छोड़ोगे तो उसको हिट करके वापस यहां तक आएगी, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के केस में। लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है पुराने लेक्चर्स में कि कोई भी कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक नहीं होती। तो कोई भी बॉडी जो हमने यहां से रिलीज करी है, जब वो ग्राउंड को हिट करेगी तो इससे थोड़ी कम हाइट तक ऊपर आती है ना। तो मान लेते हैं कि सेकंड टाइम वो यहीं तक पहुंची एंड दिस डिस्टेंस इज h1, यानी सेकंड टाइम जब वो बाउंस बैक करके ऊपर गई तो h1 हाइट तक ही गई। अब ये h1 कितना होगा जरा हम निकालें, कितनी वेलोसिटी से चली है, इतनी वेलोसिटी से, और जब बॉडी टॉप मोस्ट पोजीशन पे होती है तो उसका वेलोसिटी क्या होता है, 0। अब हम फिर से अपनी इक्वेशन लगाएं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2g, ऊपर जा रही है ना बॉडी, माइनस g, h1। अब बताओ क्या आया, माइनस से माइनस कटा, 2 से 2 कटा, g से g कटा, तो h1 क्या आया, e स्क्वायर h। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों। जो जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं डब्बे में डालते जाते हैं, आपको उसे याद करना होगा।
अगर एक बॉडी h हाइट से फेंकी जाती है, h हाइट से ड्रॉप की जाती है, तो वो ग्राउंड को हिट करके कितनी हाइट तक वापस ऊपर जाएगी? ई स्क्वायर एच। ई इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन द ग्राउंड एंड दैट बॉडी, बॉल जो भी है। ठीक, अच्छा ओके, ये वाला रिजल्ट आपको याद हो गया। आगे बढ़े। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है वेलोसिटी। अभी तो हमको E, हमने मान लिया हमें E पता है ना, तो हम E यहां पे पुट कर सकते हैं। अब आपको E का फॉर्मूला बताता हूं H और H1 की टर्म्स में। मान लो एक बॉडी, मान लो अब ये इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में कि एक बॉडी को H हाइट से ड्रॉप किया गया, तो बॉडी H1 हाइट तक आई, है ना, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। तो यहां से उठाओ जरा, E क्या आएगा? सिंपल, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना, मतलब अगर आप ये याद रखोगे तो आपको ये याद हो जाएगा, आप ये याद रखोगे तो आप ये याद हो जाएगा कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है कि बॉडी बाउंस करने के बाद कितनी हाइट तक गई डिवाइडेड बाय कितनी हाइट से ड्रॉप की गई थी, उसका रूट। समझ में आई बात आपको? अच्छा, थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं इसको, थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब क्या होगा कि बॉडी यहां तो नहीं रुकेगी, है ना, बॉडी फिर से बाउंस बैक करेगी। कैसे? यहां पे जाके फिर नीचे गिरेगी, फिर बाउंस बैक करेगी, फिर नीचे गिरेगी, फिर बाउंस बैक करेगी। अब इसको फिर से देखो जरा, यहां पर ये कितनी वेलोसिटी से चलेगी? यहां पर ये वापस कितनी वेलोसिटी से पहुंचेगी? जितनी वेलोसिटी h हाइट से u वेलोसिटी से फॉल करने पर बॉडी की होगी, h1 हाइट से, सॉरी h1 हाइट से जब बॉडी फॉल करेगी, अब इसको भूल जाओ, h1 हाइट से जब बॉडी फॉल करेगी, h1 हाइट से जब बॉडी फॉल करेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी जब वो ग्राउंड को हिट करेगी? अंडर रूट 2gh1, है ना। h1 अगले बाउंस की बात कर रहे हैं, यहां तक पहुंच चुकी है ये। अब यहां से सोचो, h1 हाइट से जब ये बॉडी नीचे फॉल करेगी तो कितनी वेलोसिटी होगी जब वो ग्राउंड को हिट करेगी? 2gh1। अच्छा, कितने से बाउंस बैक करेगी? e इंटू अंडर रूट 2gh1 से, है ना। अब क्या करें हम? अच्छा, अब हम ये करें बच्चों कि अब मैं मान लेता हूं कि जब इतनी वेलोसिटी से इसने बाउंस बैक करा है, जब इतनी वेलोसिटी से इसने बाउंस बैक करा है, तो अब दोबारा ये थोड़ी और कम हाइट तक जाएगी। मान लो इस बार ये कहां गई? h2 हाइट तक। कितनी हाइट तक गई? h2 हाइट तक, है ना, इतनी वेलोसिटी से उठ के। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gh2। h2 हाइट तक गई, समझ में आई बात? अच्छा, माइनस से माइनस कट गया, इसका स्क्वायर करें, ई स्क्वायर इंटू 2gh1 इक्वल टू 2gh2, 2g से 2g कट गया, h2 क्या आया? ई स्क्वायर h1, है ना। वापस वही रिलेशन मिलेगा आपको, ऑब्वियसली वापस वही रिलेशन मिलेगा। लेकिन मैं h2 अगर निकालना चाहूंगा h1 की टर्म्स में, जो कि है ई स्क्वायर h, तो मैं यहां पे डालूंगा तो मुझे e की पावर 4h मिलेगा कि नहीं? h2 मुझे क्या मिलेगा? e की पावर 4h। समझ में आई बात आपको? अच्छा, मुझे हर बार यही रिलेशन मिलना है ना। इस बार बॉडी h2 हाइट से गिरी है, तीसरे बाउंस की बात करें, अब बॉडी h2 हाइट से गिरी है और मान लो टप्पा खा के जमीन पे टकरा के h3 हाइट तक गई है, तो इस रिलेशन के हिसाब से मैं ये लिख सकता हूं, इस रिलेशन के हिसाब से मैं लिख सकता हूं h3 इक्वल टू ई स्क्वायर h2, लेकिन h2 की जगह मैं ये डालूंगा तो ये हो जाएगा e की पावर 6h2, सॉरी, है ना। h4 मैं लिखूंगा ई स्क्वायर h3 और h3 की जगह ये लिखूंगा तो e की पावर 8h हो जाएगा। रिलेशन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, इसको अगर हम इस तरीके से लिखें, देखो पहले बॉडी आई h हाइट से, ठीक है, चलो ये तो हमने जहां से ड्रॉप की थी। फर्स्ट बाउंस के बाद कितनी हाइट तक गई? फर्स्ट बाउंस के बाद कितनी हाइट तक गई? ई स्क्वायर h। सेकेंड बाउंस के बाद कितनी हाइट तक गई? e की पावर 4h। सेकेंड बाउंस तक कितनी हाइट तक गई? e की पावर 4h। थर्ड बाउंस तक कितनी हाइट तक गई? e की पावर 6h।
है ना। थर्ड बाउंस तक कितनी हाइट तक गई, e की पावर 6। फोर्थ के लिए क्या आया था, e की पावर 8h। आपको रिलेशन पता लग रहा है, दो पावर जो है e की बढ़ती जा रही है ना। फिफ्थ बाउंस के बाद ये होगा e की पावर 10h, सिक्स्थ बाउंस के बाद ये होगा e की पावर 12h एंड सो ऑन। तो बताओ क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज फर्स्ट बाउंस, दिस इज सेकंड बाउंस, दिस इज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सो ऑन। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, e की पावर 2 इंटू 1h। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं e की पावर 2 इंटू 2h। इस वाले को लिखा जा सकता है e की पावर 2 इंटू 3h। इस वाले को लिखा जा सकता है e की पावर 2 इंटू 4h। यानी कि अगर ये फर्स्ट बाउंस है तो यहां पे e की पावर 2 इंटू 1 आएगा, सेकेंड बाउंस है तो 2 इंटू 2 आएगा, थर्ड बाउंस है तो 2 इंटू 3 आएगा, फोर्थ बाउंस है 2 इंटू 4 आएगा। nth बाउंस हाइट आफ्टर nth बाउंस, हाइट अटेन्ड आफ्टर nth बाउंस इज e की पावर 2n इंटू h। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों, हाइट अटेन्ड आफ्टर nth बाउंस इज 2 की पावर n इंटू h। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनको याद रखते चलो। ठीक, समझ में आई बात। अच्छा, और देखो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल, ये जो बॉल बाउंस कर रही है, बिफोर कमिंग टू रेस्ट पे आने से पहले ये टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। बाउंस करते करते डुक 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 छोटा होता जाता है हाइट, और फाइनली बॉल क्या होता है, रुक जाती है ना। तो बताओ रुकने से पहले, छोड़ने से लेकर रुकने तक बॉडी ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ये रिजल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो सबसे पहले चलो स्टार्ट करते हैं। हमने उसको h हाइट से ड्रॉप किया है ना। टोटल डिस्टेंस अगर मैं मान लो d है, तो सबसे पहले डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया, h। उसके बाद वो h1 हाइट तक गई तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, h1। और जब वो h1 हाइट तक गई और फिर वापस भी आई h1 हाइट से, नहीं है ना, h1 हाइट तक गई फिर h1 हाइट वापस भी आई, तो प्लस दोबारा से उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, h1। उसके बाद वो बाउंस करके h2 हाइट तक गई और फिर h2 हाइट वापस भी आई। उसके बाद वो बाउंस करके h3 हाइट तक गई और h3 हाइट वापस भी आई, एंड सो ऑन, n तक आप इसको कर सकते हो। ठीक, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं h प्लस ट्वाइस h1 प्लस ट्वाइस h2 प्लस ट्वाइस h3 एंड सो ऑन। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं h प्लस, बच्चों h1 क्या था, h1 था e स्क्वायर h, है ना। h2 क्या था, e की पावर 4h, h3 क्या था, e की पावर 6h एंड सो ऑन। ये टोटल डिस्टेंस हमने निकालना है। हम इसको कैसे निकाल लें, मान लो हमने h प्लस यहां से इस पूरे में हमने क्या कॉमन ले लिया, 2e स्क्वायर h कॉमन है ना, 2e स्क्वायर h सब में है। यहां पे क्या बचेगा 1, यहां पे क्या बचेगा 2e, यहां पे e स्क्वायर बचेगा, यहां पे e की पावर 4 बचेगी, अगले वाले में e की पावर 6 बचेगी एंड सो ऑन। h प्लस 2e स्क्वायर h, बताओ ये क्या बन रहा है, ये जीपी बन रही है ना। जीपी आपको मालूम है 11th के अगर आप स्टूडेंट हो तो मैथ्स में आपके सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर आएगा जहां पर एपी और जीपी आपको पढ़ाया जाएगा। एपी आप लोग ऑलरेडी आप लोग 10th में पढ़ चुके हो, जीपी आपके लिए नई चीज होगी। जीपी क्या होता है, एपी क्या होता है, जिसमें कि एक कांस्टेंट वैल्यू हम टर्म्स में ऐड करते जाते हैं एंड दैट कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। इसी तरीके से जीपी तब बनती है जब एक वैल्यू उठा के उसमें एक फिक्स नंबर मल्टीप्लाई करते जाओ एंड दैट नंबर इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। मान लो मैंने शुरू किया 2 से और 3 इसमें मल्टीप्लाई करता गया तो जीपी मेरी बन जाएगी 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 3 54, 54 इंटू 3 162 एंड सो ऑन। दिस इज कॉल्ड जीपी। ठीक है, जीपी में एक स्पेशल केस आता है बच्चों, जहां पे हम लोग निकालते हैं इनफाइनाइट
टर्म्स का सम। अब आप बोलोगे इनफाइनाइट टर्म्स का सम तो इन्फिनिटी ही होगा, नहीं, इनफाइनाइट टर्म्स का सम हम तब निकालते हैं जब हमारा जो कॉमन रेशियो होता है वो 1 से छोटा होता है और पॉजिटिव होता है। कॉमन रेशियो अगर बच्चों 1 से छोटी होगी, मैग्नीट्यूड सॉरी कॉमन रेशियो का 1 से छोटा होता है, अगर कॉमन रेशियो 1 से छोटी होगी तो ये इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज होगी। देखो मान लो कॉमन रेशियो है हाफ, 1/2, तो 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 1 को 1/2 से करूंगा तो 1/2 1/2 को 1/2 से करूंगा 1/4, देन 1/8 एंड सो ऑन। ये घटती हुई जीपी है, तो ये आगे जाते 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 टर्म्स इतनी छोटी हो जाएंगी कि उनको ऐड करो या ना करो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो बच्चों एक फॉर्मूला हमारे पास आता है इनफाइनाइट जीपी के सम का, जो कि होता है a/1 - r। a होती है पहली टर्म, जैसे यहां पे 2 हो गई, और r होता है वो फिक्स नंबर जो हम लोग बार बार मल्टीप्लाई करा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कॉमन रेशियो, जो यहां 1/2 हो गई, है ना। जैसे इस वाली जीपी का सम आप इनफाइनाइट टर्म्स का निकालोगे तो 2/1 - 1/2 4 के करीब आएगा, 4 आएगा मतलब, ठीक। यहां पे हम इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला लगाने वाले हैं। क्यों? पहली बात तो ये जीपी है, क्यों? क्योंकि यहां से शुरू करके हर एक टर्म में e² मल्टीप्लाई हो रहा है ना, e², फिर e² में फिर से e² मल्टीप्लाई हुआ, e⁴, e⁴ में फिर से e² मल्टीप्लाई हुआ, e⁴, तो हर एक टर्म में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? e² मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, तो मतलब ये जीपी बन रही है, यानी इसकी कॉमन रेशियो फिक्स्ड है। ऊपर से आपको पता है कि e की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है ना, e की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है। भैया 1 तो हो गया परफेक्टली इलास्टिक, e हो गया परफेक्टली इनइलास्टिक, हम उन दोनों के बीच की किसी कोलिजन की बात कर रहे हैं, तो e इज बिटवीन 0 एंड 1। तो ये रिलेशन, ये पूरी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई इनफाइनाइट जीपी वाली। यहां पे मैं इस पूरे का सम निकाल सकता हूं ये फॉर्मूला लगा के। a क्या है इसका? 1/1 माइनस कॉमन रेशियो क्या है? e²। इसको सॉल्व कर लो, h कॉमन आ जाएगा पूरे में, 1 प्लस यहां पे क्या बचेगा? 2e², 2e²/1 माइनस e², फाइनली 1 माइनस e² प्लस 2e², एलसीएम लेके 1 माइनस e² प्लस 2e²/1 माइनस e², ये बचेगा, ठीक। कहाँ लिखें कहाँ लिखें कहाँ लिखें? यहीं लिखेंगे ना, इसको मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है अब। वन माइनस e² प्लस 2e², h इंटू 1 प्लस e²/1 माइनस e²। समझ में आई बात? दिस इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस बॉल बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। बहुत बार इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ चुके हैं बच्चों, ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखो, h इंटू 1 प्लस e²/1 माइनस e²। समझ में आई बात? ओके, अच्छा, और निकालेंगे, अभी हम यहीं नहीं रुके। इसको अब हम एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट मतलब डिराइव करने वाले हैं, टोटल टाइम टेकन बाय बॉल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। टोटल कितना टाइम लेगी बॉल? h हाइट से गिरी है, h हाइट से गिरने में उसको कुछ टाइम लगा होगा, फिर बाउंस बैक करके h1 हाइट तक गई है, वो टाइम प्लस वापस आने का टाइम, फिर h2 हाइट तक, फिर वापस आने का, h3, फिर वापस आने का, टोटल टाइम उसको कितना लगेगा रेस्ट पे आने के लिए? तो बताओ, जब एक बॉडी फ्रीली फॉल करती है, यू तो उसका 0 रहता है, तो क्या इक्वेशन लगती है? ये इक्वेशन लगती है, तो टाइम उसको कितना लगता है फॉल करने में? √2h/g। एक बॉडी जो h हाइट से फॉल करी है उसको कितना टाइम लगेगा? √2h/g। तो बताओ टोटल टाइम t है, तो सबसे पहले तो वो h हाइट से फॉल करी है, उसको इतना टाइम लगेगा, √2h/g टाइम लगेगा। अच्छा, फिर वो बाउंस बैक करके कितनी हाइट तक गई है? h1 हाइट तक गई है। फिर से आप सेकंड इक्वेशन लगाओगे, फिर से यही आएगा, है ना। इसको आप नेगेटिव ले लोगे, क्योंकि नीचे वाली हाइट अगर पॉजिटिव ली है तो ऊपर वाली नेगेटिव ली है, तो -h1 माइनस g, माइनस से माइनस कट गया, अगेन यही टाइम आएगा लेकिन h1 की टर्म्स में, है ना। तो h1 हाइट तक जाने में उसको कितना टाइम लगेगा? इतना। फिर h1 से वापस आने में इतना टाइम लगे,
एक बॉडी नीचे से एक पर्टिकुलर हाइट तक जितना टाइम लेती है फ्री फॉल में उतना ही वापस आने में लेती है, इतना ही वापस आने में लेगी, इंटू 2 प्लस फिर h2 हाइट तक गई है 2 इंटू 2h2/g, फिर h3 हाइट तक गई है 2 इंटू 2h3/g एंड सो ऑन, है ना। अब इसको भी हम लोग ऐड करेंगे और यहां पर भी हम जीपी का फॉर्मूला लगाएंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो, जो कि पड़ ही सकती है। सबसे पहले तो h1 h2 h3 इनकी वैल्यू रखो बच्चों। h1 की वैल्यू थी e²h, h2 की वैल्यू थी e⁴h, h3 की वैल्यू थी e⁶h एंड सो। थोड़ा सा सॉल्व करो इसको, प्लस 2 क्या कॉमन आ गया, e बाहर आ गया, है ना, e बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 2h/g, अंडर रूट 2h/g प्लस 2 e का स्क्वायर बाहर आ गया, अंडर रूट 2h/g प्लस 2 e का क्यूब बाहर आ गया, अंडर रूट 2h/g एंड सो अंडर रूट 2h/g कॉमन ले लो, यहां पे बचा 1 प्लस, इस वाले को फिलहाल हम बाहर रखें, जरा इस वाले को अलग रखें, प्लस यहां से कॉमन लो, यहां से 2e कॉमन आ जाएगा और अंडर रूट 2h/g भी कॉमन आ जाएगा। 2e अंडर रूट 2h/g कॉमन आया, यहाँ 1 बचा, 2e अंडर रूट 2h/g, यहाँ एक e बचा, फिर यहाँ e² बचा, फिर यहाँ e³ बचा एंड सो ऑन। ये जीपी बन रही है, इसकी फर्स्ट टर्म है 1 और इसका कॉमन रेशियो क्या है e, तो ये जीपी बन रही है ना। इसका सम निकालो, a/1 माइनस आर वाला फॉर्मूला लगा के, a/1 - r, ठीक। इसको आगे सॉल्व करें, अंडर रूट 2h/g कॉमन ले लो, अंडर रूट 2h/g कॉमन, अंडर रूट 2h/g कॉमन, यहां बचा 1 प्लस 2e, 1 प्लस 2e अपॉन 1 माइनस e, इसका एलसीएम लेंगे 1 - e प्लस 2e, तो क्या होगा, ये तो पीछे वाले का रिजल्ट है, इसकी जरूरत नहीं है, अंडर रूट 2h/g इंटू 1 प्लस e अपॉन 1 माइनस e, ठीक है, समझ में आई बात। तो आपको ये रिजल्ट भी याद रखना है। क्या क्या रिजल्ट आप याद रखें, आप याद रखें कि अगर एक बॉडी h हाइट से फॉल की है तो वापस कितनी हाइट तक जाएगी, e²h तक, तो वहां से e² तक, यस, तो वहां से आपको e भी मिल सकता है अगर आपको दोनों हाइट्स दे रखी हो क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा, उसको टोटल टाइम कितना लगेगा, इतना, वो टोटल रेस्ट तक आने में उसको टोटल टाइम कितना लगेगा, इतना, और टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर करेगी, इससे पीछे वाले लेक्चर में इससे पिछले वाले डेरिवेशन में जो बताया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करें इस पे बेस्ड। क्वेश्चन है बच्चों, मान लो एक बॉडी फॉल करती है कितनी हाइट से, कितनी भी हाइट से, मान लो एक 40 बॉल करती है, बोलने वाला था मैं, एक बॉडी 20 मीटर की हाइट से फॉल कर रही है, ठीक है, एक ऐसे ग्राउंड पे जहां पर ग्राउंड और बॉल के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है मान लो 1/2। पार्ट 1 है क्वेश्चन का कि बताओ कितनी हाइट तक वापस जाएगी, ठीक है, फर्स्ट बाउंस के बाद कितनी हाइट तक ये बॉडी बाउंस करेगी, ठीक। तो बताओ, मान लो h1 हाइट तक बाउंस करती है, तो h1 कितना होता है, e² इंटू h, e कितना है 1/2 स्क्वायर इंटू 20, 1/4, 20/4, दोबारा कितनी हाइट तक जाएगी, 5 मीटर तक, क्लियर। अच्छा, सेकंड इसमें बोला है फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस बॉल बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। रेस्ट पे आने से पहले बताओ ये टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसका अभी हमने पीछे फॉर्मूला निकाला था, डी का क्या आया था, h इंटू 1 प्लस e² अपॉन
1 माइनस ई स्क्वायर। लगाओ जरा, 20 इंटू 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। 20 इंटू 1 बाय 4, 4 प्लस 1 5 बाय 4 अपॉन 1 माइनस 4 माइनस 1 3 बाय 4, ये कैंसिल हो गया। 100 बाय 3 मीटर, 33.3 मीटर डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगी रेस्ट पे आने से पहले, है ना। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करती। 4 प्लस 1 5, 5 बाय 4 ठीक है, 4 माइनस 1 3, 3 बाय 4 5 बाय 3, हाँ ठीक है। नंबर 3, मान लो बोला है फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय द बॉल टू कम टू रेस्ट। सो टोटल टाइम टेकन बाय द बॉल टू कम टू रेस्ट इज, अभी तक फॉर्मूला यहाँ लिखा ही हुआ है, √2h बाय जी, मान लो 10 हम लोग ले रहे हैं, 1 प्लस हाफ अपॉन 1 माइनस हाफ, है ना, 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। 0 से 0 कट गया, 2 इंटू 2 4, 4 का √2, 1 प्लस हाफ इज 3 बाई 2 अपॉन 1 माइनस हाफ इज 1 बाई 2, 2 से 2 कट गया, 6 सेकेंड। डक 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 करती हुई बॉडी 6 सेकेंड में क्या होगा, रेस्ट पे आ जाएगी। समझ में आ रही है बात? ओके, आगे बढ़ें। ठीक है, चलो अब ये तो वो क्वेश्चंस थे, वो सिचुएशंस थी, वो फॉर्मूले थे जहां पर कि जिस दूसरी बॉडी को या जिस प्लेटफॉर्म को बॉडी हिट कर रही है वो दूसरी वाली रेस्ट पर है ना। अब हम जरा एक दो क्वेश्चन ऐसे उठा लेते हैं जहां पर कि प्लेटफॉर्म भी हमारा मूव कर रहा है। मान लो यहां पर एक बहुत हैवी सा कोई प्लेटफॉर्म है, मान लो वॉल है जो कि इस तरफ आ रही है चलती हुई 1 मीटर पर सेकंड से। दीवार कैसे चल सकती है भैया, दीवार तो चल नहीं सकती। तो मान लो बहुत हैवी सी कोई चीज है जो चलती हुई आ रही है। बताता हूं हम इसको वॉल ही क्यों बोल रहे हैं, एक नॉर्मल बॉडी भी ले सकते थे, बट मान लो ऐसे वॉल दिया हुआ है और यहां से एक बॉडी आ रही है 2 मीटर पर सेकंड से बॉल आ रही है, ठीक। और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इस सिचुएशन का क्या है, 1/2। और बोला है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दिस बॉल आफ्टर कोलिजन। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दिस बॉल आफ्टर कोलिजन। वॉल की कोलिजन के बाद वाली वेलोसिटी के बारे में कुछ नहीं बोला है, लेकिन इसको हमने इसीलिए तो कोई सेकंड बॉडी बोलने की बजाय एक वॉल बोल रहे हैं हम इसको, कि एक वॉल चलती हुई आ रही है। हालांकि वॉल ऐसे चलती हुई नहीं आ सकती, किसी दिन आ जाए तो डर के भाग जाएंगे हम। वॉल ऐसे चलती हुई आ रही है ना। हम सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम ये बता पाए कि इस बॉडी का मास बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस बॉडी। और कोलिजन के दौरान जब एक बॉडी का मास बहुत ज्यादा होता है तो कोलिजन के बाद बहुत ज्यादा मास वाली बॉडी की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता है। कोलिजन के जो फॉर्मूले डिराइव कराए थे 1 डायमेंशनल कोलिजन में, वहां पर आप इस बात को डिराइव कर सकते हो और बताया भी गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन इज क्या होता है, ई कितना है, 1/2। अच्छा, मान लो बॉल की जो कोलिजन के बाद की वेलोसिटी है वो v है। बताओ कोलिजन के बाद की सिचुएशन क्या होगी। कोलिजन के बाद की सिचुएशन होगी कुछ ऐसी, इस वॉल की स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा और बॉल इधर भाग रही होगी कितनी स्पीड से, मान लो v स्पीड से, और वही v हमको निकालना है। कोलिजन के बाद की सिचुएशन ये है। अच्छा, तो कौन सेपरेट होना चाह रहा है, बॉल सेपरेट होना चाह रही है कितने रेट से, v रेट से, लेकिन वॉल पास आ रही है कितने रेट से, 1 के रेट से, तो वो माइनस करो, है ना। ये तो कह रही है मैं दूर भागूंगी, मान लो ये है 5 मीटर पर सेकंड, तो ये बॉल कहती है कि मैं 5 मीटर दूर चली जाऊंगी इन 1 सेकंड, लेकिन वॉल कह रही है कि 1 मीटर मैं भी पास आ जाऊंगी इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में वॉल भी 1 मीटर दूर आ रही है, ये तो 5 मीटर के रेट से बेचारी भागना चाह रही है, तो नेट रेट इसका भागने का कितना होगा, 5 - 1 4, है ना। तो मान लो ये v के रेट से इधर भाग रही है, तो v - 1, दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, अप्रोच में तो दोनों मदद कर रहे थे, 2 मीटर ये आ रही थी 1 सेकंड में, इधर 1 मीटर ये आ रही थी, तो 2 + 1। सो v - 1 = 2 + 1 3, 3/2 1.5, v आ जाएगा 1.5 + 1 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ दिस बॉल
आफ्टर कोलिजन इज व्हाट 2.5 मीटर पर सेकेंड। समझ में आई बात? तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक बॉडी मूव भी कर रही हो और दूसरी मूव ना कर रही हो तो उससे भी क्या फर्क पड़ता है। एक और क्वेश्चन आपको करा देता हूं सिंपल सा। मान लो ये बॉडी जा रही है और ये भी इसी तरफ जा रही है ना, इसका मास है 2 kg, इसका मास है 5 kg, ये इधर जा रही है 2 मीटर पर सेकंड से, ये इसकी तरफ आ रही है 5 मीटर पर सेकंड से। ठीक, समझ में आई बात? अच्छा, इसमें बोला है कि मान लो बोला है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1/2, तो क्या होगी दोनों की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। अब क्योंकि किसी भी तरह की कोलिजन हो बच्चों, किसी भी तरह की कोलिजन हो, आपका जो मोमेंटम है वो तो कंजर्व्ड रहता है ना। अब ये दोनों बॉडीज कोलाइड करी तो बताओ मोमेंटम कंजर्वेशन की अगर मैं इक्वेशन लगाऊं तो मैं क्या लगाऊंगा, इसका मोमेंटम कितना है कोलिजन से पहले इस बॉडी का, m इंटू 2, मास इंटू वेलोसिटी होता है ना, प्लस उसका कितना है m इंटू 2 इक्वल टू, मान लेते हैं कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी, इसको फर्स्ट बॉडी बोल लो, इसको सेकंड बॉडी बोल लो, कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी v2, तो मैं कह सकता हूं 2v1 प्लस 5v2, यही तो हो गया मोमेंटम कंजर्वेशन। समझ में आई बात? ओके, अच्छा थोड़ा सा इसको सॉल्व कर ले, 10 और 10 20, तो 2v1 प्लस 5v2 इज 20। ये तो एक इक्वेशन हुई, पर दो अननोन्स है ना, v1 और v2 दो अननोन्स हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें दो इक्वेशंस चाहिए होंगी। अच्छा, दूसरी इक्वेशन कहां से मिले? दूसरी इक्वेशन यहां से मिल जाएगी कि हमको क्या पता है, हमको पता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1/2। 1/2 क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन का क्या सीन है? सेपरेशन का सीन ये है कि ये v2 वेलोसिटी से आगे भाग रही है और ये इसको v1 वेलोसिटी से तब भी पकड़ना चाह रही है, लेकिन पकड़ नहीं पाएगी क्योंकि अब ये सेपरेट हो रही है, इसकी ये स्पीड ज़्यादा है ना, v2 जो है वो ज़्यादा है v1 से, तो ये पकड़ तो नहीं पाएगी। लेकिन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगी क्या? v2 माइनस v1 अपॉन अप्रोच की क्या थी? 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 इज 3, सो v2 माइनस v1 इज 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2v2 माइनस 2v1 इक्वल टू 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं हम। 2v1 यहां भी है ना, इन दोनों को ऐड करने से कट जाए क्योंकि ये माइनस का है प्लस का है। 2v1 प्लस दूसरा वाला इसमें क्या है 5v2 इक्वल टू 20, है ना, ऐड कर दो, 5 प्लस 2 7, 7v2 इक्वल टू 23, v2 इज 23/7 मीटर पर सेकेंड। समझ में आई बात? अच्छा, v2 हो गया 23/7 मीटर पर सेकेंड। v1 कैसे निकालोगे? v2 यहां पे पुट कर दो, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो ना, ये वाली इक्वेशन में पुट करते चलो, ये वाली ज्यादा सिंपल है ना, तो इसमें पुट करें, v2 की जगह पुट करो 23/7 माइनस v1 इक्वल टू 3/2। v1 कितना हो गया? v1 हो गया 23/7, v1 हो गया 23/7 माइनस 3/2, ठीक है, 14, 23 इंटू 2 46 माइनस 21, 41, 25/14 मीटर पर सेकेंड। तो एक बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी आफ्टर कोलिजन? v2। आगे वाली बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी आफ्टर कोलिजन? 23/7, 7 इंटू 3 21 होता है। तो ये इसको सॉल्व करो, थोड़ा सॉल्व करो, ज़्यादा नहीं कराएंगे। 3 पॉइंट फिर बचेगा 2 20 14 68, 3.28 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये कितना आएगा? 14 इंटू 2 28 होता है, 1 पॉइंट है ना, 14 बचा 110, तो 110 14 इंटू 7 98, है ना, हाँ 7। सिर्फ इतना ही हमने दिखाना था कि देखो हम क्या बोल रहे थे, आगे वाली बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा है, तो आगे वाली बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 3.28, पीछे वाले की कम रह जाएगी 1.7।
समझ में आई बात आपको? तो इस तरीके से निकाल सकते हो। आपके पास दो अननोन होंगे ना, दो अननोन होंगे। अगर आपकी इस तरह की कोई भी, इस तरह का कोई केस नहीं है, जैसे वॉल हो गया या दूसरी बॉडी रेस्ट पे हो गई, इस तरह का केस नहीं है, दोनों बॉडीज चल रही हैं और इस तरीके की हेड ऑन कोलिजन है, तो आपको दोनों की वेलोसिटीज निकाल रही हैं और ई आपको मालूम है। परफेक्टली इलास्टिक भी बोल सकता है क्वेश्चन में, या तो आप डायरेक्ट वो फॉर्मूला लगा लो जो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए फर्स्ट लेक्चर में डिराइव किया था, ठीक है, या आप इसी मेथड से भी कर सकते हो। अगर आपको V1 V2 का वो लंबा चौड़ा फॉर्मूला याद नहीं रखना है तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो। दो इक्वेशंस बना लो और उसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो यहां तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो कि आपको वैल्यूज गिवन है, आपने दो इक्वेशंस बना ली और आपने V1 V2 की वैल्यू निकाल ली उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। एक फॉर्मूला मैं आपको डायरेक्ट भी यहां पर डिराइव करके निकाल के बता देता हूं। अगर आप उस फॉर्मूले को डायरेक्ट लर्न करना चाहो तो आप कर सकते हो। सीधा उसी फॉर्मूले में U1 U2 M1 M2 की वैल्यू और E की वैल्यूज पुट करके सीधा V1 V2 आप निकाल सकते हो। अगर आप उस फॉर्मूले को याद रख सको तो। थोड़े बड़े फॉर्मूले हैं, जैसे कि हमने इलास्टिक कोलिजन में डिराइव किया था ना, बड़ा सा फॉर्मूला आया था V1 V2 के लिए। अब यहाँ पे हम लोग जनरल केस के लिए फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं, किसी भी तरह की कोलिजन हो अगर, ठीक है। तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप उनको लर्न करो, भूल गए तो क्या होगा, चलो भूल गए तो हमको दूसरा मेथड अब आ गया डायरेक्ट करना, ठीक है। लेकिन अगर आप उनको याद रख लो तो एक ही स्टेप में पुट करके थोड़ा जल्दी आपका काम हो जाएगा। तो करना हमने अभी भी वही है, हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, एक तो ई की है, एक मोमेंटम कंजर्वेशन की है। मोमेंटम कंजर्वेशन वाली इक्वेशन में ई वाली इक्वेशन से वैल्यू निकाल के सब्सटीट्यूट करके हम लोग सॉल्व करके V1 V2 की वैल्यूज निकाल सकते हैं। किस तरीके से, देखो ई हमारा क्या था, V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2, सेपरेशन अपॉन अप्रोच। तो ये कितना आया, ये आया ये, है ना। तो V2 कितना आया, V2 आया EU1 माइनस EU2 प्लस V1। V2 की ये वैल्यू आ गई। अब हमारे पास मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन है, M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल टू M1 U1 प्लस M2 U2। तो दो अननोन्स है ना, V1 और V2। अब हमने क्या किया, V2 की तो वैल्यू हमने निकाल ली V1 की टर्म्स में, बिकॉज E U1 U2 तो हमको मालूम है, वो यहां पे पुट करो। M1 V1 प्लस M2 V2, E U1 माइनस E U2 प्लस V1 इक्वल टू M1 U1 प्लस M2 U2। सो M1 V1 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करो अंदर, M2 E U1 माइनस M2 E U2 प्लस M2 V1 इक्वल टू M1 U1 प्लस M2 U2। ठीक, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमने वैल्यू निकालनी है V1 की। तो V1 को जरा कॉमन ले लें, एक तरफ रख के V1 कॉमन आ गया, ये क्या था M1, तो यहाँ पे क्या बचेगा M1, यहाँ पे क्या बचेगा M2, और ये बाकी की बची हुई चीज़ें उस तरफ भेज दें। M1 U1 प्लस M2 U2, ऐसे ये उधर पहुँच गया, माइनस M2 E U1 माइनस M2 E U1 प्लस M2 E U2 प्लस M2 E U2। ठीक, अच्छा क्या क्या कॉमन आ रहा है, यहां से इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ गया, इसमें से कॉमन आ गया आपका, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ गया, U1 कॉमन आ गया ना। तो M1 माइनस M2 E अपॉन ये M1 प्लस M2 इधर ले आए, M1 प्लस M2 इधर आ गया, यहाँ से क्या कॉमन आ गया, U1 कॉमन आ गया, है ना। इन दोनों से क्या कॉमन आ गया, U1 कॉमन आ गया, प्लस इन दोनों से क्या कॉमन आ गया, U2 कॉमन आ गया, बचेगा M2 प्लस M2 इंटू E। M2 भी कॉमन आप ले सकते हो चाहो तो, वो भी कॉमन आ रहा है, इंटू U2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर V1। ठीक है, मन कर रहा है इसको याद रखने का तो कर लो, नहीं कर रहा तो मत करो। अच्छा, V2 क्या होगा, V2 के लिए तो आपको पता ही है, एक आपने डिराइव कर लिया तो दूसरा कैसे आता है, जहाँ जहाँ 1 है वहाँ 2 लगा दो, जहाँ 2 है वहाँ 1 लगा दो, बता रखा है आपको। तो यहाँ पे डालो इसको
m2 माइनस m1e अपॉन m2 प्लस m1 इंटू u2 प्लस m1 प्लस m1e अपॉन m2 प्लस m1 इंटू u1। ठीक, ये v1 v2 की वैल्यूज हैं, आप इनको लर्न कर सकते हो। दिस इज वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, जनरल केस, इलास्टिक हो, इन इलास्टिक हो, परफेक्टली इलास्टिक हो, परफेक्टली इन इलास्टिक हो, सब में ये फॉर्मूला काम करेगा, है ना। अगर आप E को 1 डाल दो तो आपका वही फॉर्मूला आ जाएगा जो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए हमने डिराइव किया था। E को 0 डाल दो तो वही फॉर्मूला आ जाएगा जो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए डिराइव किया था। और जनरल केस जो है वो उसके लिए ये फॉर्मूला हम कर सकते हैं। समझ में आई बात बच्चों? ओके, यहां पर आप एक केस याद रख सकते हो, आपको काम आएगा क्वेश्चंस में, कि अगर m1 और m2 बराबर हो और मान लो उसकी वैल्यू है m, तो बताओ v1 क्या आएगा। दोनों का मास बराबर हो, बराबर मास की बॉडीज कोलाइड करें। काफी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें मास इक्वल होता है बट कोलिजन जो है वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं होती, E की वैल्यू दे रखी होती है। तो उस केस में आप एक स्पेशल फॉर्मूला यहाँ पे याद रख सकते हो। m कॉमन ले लिया, है ना, m को कॉमन ले लिया अगर, तो m बाहर आ गया, ये 2m है, क्या बचेगा 1/2, 1 माइनस e/2 इंटू u1। बस आपने m उड़ा देना, मतलब 1 प्लस e/2 इंटू u2। और v2 क्या आएगा, v2 आएगा 1 माइनस e/2 इंटू u2 प्लस 1 प्लस e/2 इंटू u1। समझ में आई बात आपको? ठीक है, जबरदस्त चल रहा मामला। ओके बहुत बढ़िया। एक और फॉर्मूला यहां पे मैं डिराइव कराना चाहूंगा बच्चों आपके लिए स्पेशल, और वो है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। आपको बता रखा हूं कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता ही नहीं है। एक्चुअली में जब बॉडीज कोलाइड करती हैं और कोलिजन के बाद शेप डिफॉर्म ना हो, बॉडीज अपनी शेप परफेक्टली रीगेन कर लें, जैसी थी वैसी ही हो जाए उनकी शेप दोबारा, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रही। क्योंकि जब दो बॉडीज टकराती हैं आपस में तो शेप डिफॉर्म जो शेप डिफॉर्म होने के लिए जो एनर्जी चाहिए ना, दबाने के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी? वो एनर्जी आती है जो दोनों बॉडीज अपने साथ काइनेटिक एनर्जी लाई उससे। जब दो कारें आपस में एक्सीडेंट में टकराती हैं तो टकराने से उनमें जो डेंट पड़ा, शीशा टूटा, हड्डियां टूटी, बॉडी में जो डेंट पड़ा, इस सब के लिए एनर्जी कहां से आई? जो दोनों कार काइनेटिक एनर्जी लेके आई थी। लेकिन अगर कुछ हो ही ना, कोई डेंट ना पड़े, शीशा ना टूटे, बॉल्स आपस में कोलाइड करती हैं, रबड़ बॉल्स ऐसे कोलाइड करी, वापस छूट गई, वापस उनकी शेप वैसी हो गई, तो इसका मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी में लॉस नहीं हुआ। लेकिन अगर E1 ना हो, यानी कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक ना हो, तो काइनेटिक एनर्जी में कुछ लॉस तो होगा। कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, मतलब जो उसमें बॉडीज इन्वॉल्व हैं दे आर नॉट परफेक्टली इलास्टिक, तो जब वो कोलाइड करेंगी और छूटेंगी तो उनकी कुछ शेप डिफॉर्म्ड रह जाएगी। और अगर कुछ शेप डिफॉर्म्ड रह गई तो मतलब काइनेटिक एनर्जी, शुरू वाली पहले वाली काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा यूज हुआ है, खर्च हुआ है शेप को डिफॉर्म करने के लिए। तो इसका मतलब है कुछ काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई है। अब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाले? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगा? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, क्योंकि इनिशियल वाली ज्यादा, फाइनल वाली कम, है ना। तो जरा फॉर्मूला लगाओ। ओहो, बहुत ही बड़ा फॉर्मूला हो जाएगा। इनिशियल क्या है? ये प्लस ये, फाइनल क्या है? फाइनल है हाफ m1 v1 का स्क्वायर, ये पूरा इसकी जगह पुट करोगे, प्लस हाफ m2 इंटू v2 का स्क्वायर, ये पूरा इसकी जगह पुट करोगे, इसकी जगह ये पूरा पुट करोगे, इसकी जगह ये पूरा पुट करोगे, और ऊपर से इसका स्क्वायर करोगे, a प्लस बी होल स्क्वायर। फिर एलसीएम लोगे, फिर खोलोगे, फिर यहाँ पे इससे एलसीएम लोगे, यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे, कुछ टर्म्स कटेंगी, कुछ नहीं कटेंगी, और फाइनली हमको एक रिजल्ट मिलेगा, है ना। तो हम डेरिवेशन में क्यों जाएं, हम फाइनल रिजल्ट की बात करते हैं कि कितना काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ बच्चों, और फाइनल रिजल्ट हमको मिलता है बच्चों हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू
u1 माइनस u2 का स्क्वायर। समझ में आई बात? तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके लिए टर्म्स है बच्चों। दिस टर्म इज कॉल्ड रिड्यूस्ड मास। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड मास। इसको हम लोग डिनोट करते हैं म्यू से। और दिस इज सिंपली व्हाट, u1 u2 से, u1 u2 इनकी टकराने से पहले वाली स्पीड थी ना, तो ये क्या है? दिस इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो और छोटा इसको अगर मैं करके लिखूं तो हाफ इंटू म्यू इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का होल स्क्वायर। इससे आप निकाल सकते हो काइनेटिक एनर्जी लॉस। अच्छा देखो स्पेशल केस लें जरा, इस फॉर्मूले पे जरा स्पेशल केस लगाएं हम। देखो अगर कोलिजन हो परफेक्टली इलास्टिक तो E होगा 1। E को अगर मैं यहां 1 रख दूंगा तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर, के ई लॉस क्या आ जाएगा? के ई लॉस आ जाएगा 0, है ना। काइनेटिक एनर्जी लॉस का ही तो फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी लॉस का फॉर्मूला है ना। तो E को 1 रखने पे काइनेटिक एनर्जी लॉस क्या आ जाएगा? 0। यानी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी लॉस होता ही नहीं है। अगर E हो 0 यानी परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, तो के ई लॉस क्या आएगा? E को 0 रखा, ये पूरी टर्म हट जाएगी, 1 माइनस 0 1 होता है, तो क्या बचेगा? हाफ रिड्यूस्ड मास m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन वाले लेक्चर में मैं आपको ऑलरेडी ये फॉर्मूला डिराइव करके दिखा चुका हूं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए, तो देखो भैया, है ना। अब ये जो हमने यहां पे इससे पहले क्वेश्चन किया था, ये बॉडीज 2 जा रही थी हमारी, है ना। पीछे वाली बॉडी थी 2 kg की जिसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड, आगे वाली बॉडी थी जिसकी वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकंड और मास था 5 kg। मान लो इसमें बोला होता कि के ई लॉस निकालो, जब बॉडीज टकराई तो काइनेटिक एनर्जी का कितना खात्मा हुआ, कितना लॉस हुआ। तो हाफ m1 m2 2 इंटू 5 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू 1 माइनस ई दिया हुआ था इस क्वेश्चन में 1/2, है ना। 1/2 का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का क्या है? स्क्वायर है। समझ में आई बात? 2 से 2 कैंसिल, 5/9 नहीं 5 प्लस 2 करना था ना, मैंने मन में ऐड कर रहा हूँ 7, तो मैंने 7 ही लिख दिया। 5/7 इंटू 1 माइनस 1/4, 4 माइनस 1 3/4 इंटू 9। सो फाइनली आंसर इज, कोई किसी से नहीं कटेगा भैया, 15 इंटू 9/28, 15 इंटू 9 होता है 135/28 जूल काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ। ठीक है, समझ में आ गई आपको सारी बातें। तो ये था कोलिजन का जनरल केस। इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चंस, कोई बुक उठाइए बढ़िया सी, उससे एमसीक्यूज कीजिए। हम लोग वर्कशीट्स बना रहे हैं, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं। अगर अभी तक इसकी वर्कशीट बन चुकी होगी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, अगर अभी नहीं है तो जल्द ही आ जाएगा, आप वापस आके इसको चेक करिएगा। ठीक है, ये 1 डायमेंशनल कोलिजन था बच्चों यहाँ तक। अभी कोलिजन खत्म नहीं हुआ है, 2 डायमेंशनल कोलिजन के साथ इसी सीरीज के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलूंगा आपसे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।